नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल में। दोस्तों आज काफ़ी दिन बाद हम लोग आज अपने चैनल पे आए हैं और उसका जो कारण था वो बहुत से निजी कारण भी रहे, बहुत से स्वास्थ्य के कारण भी रहे, लेकिन फिर से आज मैं फिर से आपको ज्योग्राफी पढ़ाने आया हूँ। दोस्तों आने वाले टाइम में जो हमारे राजस्थान ज्योग्राफी है वो आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत से बच्चों की मांग के कारण कि सर जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक से आगे हमारे वीडियो बनाए जाए जिससे कि हमारा को जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी ज़्यादा समझ में आए। तो मैं बिना टाइम ख़राब करे हुए आप लोगों के लिए जो अपना वीडियो है वो अपन आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो टॉपिक है और वो जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। इससे पहले की जो भी चीज़ें थी ये हम लोगों ने पहले पढ़ ली हैं कि हमारा जो राजस्थान है, देखो मैं इसको फटाफट एक बार रिवीजन कर देता हूँ जिससे आप लोगों को वो सारी बातें याद रहें और जिनको पहले की वीडियो जो देखने हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों हमने देखा था कि हमारा राजस्थान है और इस राजस्थान को 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा और अरावली पर्वतमाला दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला दो भागों में बांटती है जिसमें ये जो राजस्थान था इसका नाम था पश्चिमी राजस्थान और ये जो राजस्थान था उसका नाम था पूर्वी राजस्थान। दोस्तों हम लोगों ने पहले पढ़ाई करी और पहले के जो वीडियो डाले हैं उनमें ये आपको बताया गया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, जिसमें हमने पश्चिमी राजस्थान पढ़ा था और पश्चिमी राजस्थान में हमने 13 जिले पढ़े थे जिनमें 12 जिलों के अंदर मरुस्थल का विस्तार है। अब हमने क्या किया था 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में पुनः से बांटा था और एक का नाम आपने दिया था शुष्क प्रदेश और दूसरे का नाम दिया था अर्ध शुष्क प्रदेश। दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ाई करी। उसके बाद में हमारा जो राजस्थान का दूसरा पार्ट है जिसका नाम आपने दिया है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को हम लोगों ने फिर से इसके बारे में हमने इसको समझा कि सर ये इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सारी बातें मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसके हमने 3 पार्ट किए थे। एक का नाम था उत्तरी पूर्वी अरावली जो मुख्यतः 4 जिलों में फैली हुई है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर में। उसके बाद में हमने मध्य अरावली पढ़ी थी जिसको हमने अजमेर मेरवाड़ा का नाम दिया था जो मुख्यतः अजमेर में फैली है जहाँ संगमरमर की चट्टानों से वो निर्मित है। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट है उसका नाम दिया था, एक का नाम था आबूखंड। अब हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं अरावली और अरावली की बात हमने करी है दक्षिणी अरावली और जो दक्षिणी अरावली है इसको हमने 2 पार्ट में बांटना है। एक का नाम है आबूखंड और दूसरे का नाम है मेवाड़ खंड। दोस्तों ये यहाँ तक हम लोगों ने अपने जो पिछले वीडियो थे उसमें पढ़ा है। अब आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें हैं वो समझ में भी आएंगी आप लोगों को और उससे आगे जो छोटे मोटे पठार हैं वो भी हम लोग इसमें लेते जाएंगे। अब दोस्तों देखो मैं मोटा मोटा आप लोगों को समझा रहा हूँ मेवाड़ खंड के बारे में। मेवाड़ खंड, अब सबसे पहले मेवाड़ खंड में आता कौन कौन है सर? तो वैसे देखो मेवाड़ की बात करें, राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति के अंदर तो आपका उदयपुर आएगा, उसके बाद में आप लोगों का भीलवाड़ा आएगा, चित्तौड़ आएगा और आपका राजसमंद। इन 4 जिलों को मिला के मेवाड़ कहते हैं। बट हमारे को अभी जो मेवाड़ खंड जो है जो जिसमें अरावली फैली है उन जिलों की हम लोगों को बात करनी है। अब मैं मोटा मोटा आपके सामने एक डायग्राम तैयार कर रहा हूँ और उसमें समझाने की कोशिश भी करूंगा कि क्या चीजें हैं। तो देखो ये जो इस जिले को मैंने बनाया है मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा उदयपुर। उसके बाद में यहाँ इसका जो पास में एक जिला बनाया है इसका मैं नाम लिखूंगा सिरोही। दोस्तों मैं आपको उस डायग्राम से नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को ये सब समझ में आ जाएगा, जिले बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो जिला फैला हुआ है जिसका नाम है राजसमंद। उसके बाद में यहाँ जो जिला फैला हुआ है उसका नाम है पाली। यहाँ पे जो जिला फैला हुआ है उसका नाम है भीलवाड़ा और यहाँ जो जिला है उसका नाम है चित्तौड़। ये आपको एक मोटे मोटे तौर पे सामान्यतः मानना है। अभी देखो इन जिलों में मैं आपको कुछ चीजें हैं जो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये उदयपुर जिला है, इस उदयपुर जिले के उदयपुर शहर, ये शहर है, इस शहर के चारों तरफ पहाड़ियां फैली हुई हैं, चारों तरफ पहाड़ियां फैली हुई है और इन पहाड़ियों की जो आकृति है
वो तस्तरी नुमा है। क्या नाम है? तस्तरी नुमा है। और इन पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ी। अब सर हमारे प्रश्न कैसे आएंगे? सीधा सा क्वेश्चन है कि गिरवा पहाड़ी कहाँ है? बोला उदयपुर में है। बोला सही है। उदयपुर शहर के चारों तरफ जो पहाड़ियां फैली हुई हैं उनको गिरवा पहाड़ी कहते हैं। बोले सर ठीक है। इनका ढाल आंतरिक भाग की अंदर की ओर है। अब अंदर की ओर होने के कारण जो भी वर्षा जल होता है वो अंदर की ओर बढ़ता है शहर में, इसलिए हम लोग उदयपुर शहर को कहते हैं झीलों की नगरी, क्योंकि वो जो सारा पानी है जो पर्वतों से बाहर नहीं जाता है वो अंदर की ओर आता है, वहां से भर के फिर आगे बढ़ता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं झीलों की नगरी। और ये गिरवा पहाड़ियां हैं जहां से पानी आता है। तो नंबर 1 बात। अब चलते हैं दूसरी बात। इस गिरवा पहाड़ी के पश्चिम में यहाँ पे एक पहाड़ी है उदयपुर शहर में जिसका नाम है जरगा, जिसका नाम है जरगा। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो जरगा पहाड़ी है इसकी जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है, जो कि अरावली पर्वतमाला की चौथी सबसे ऊंची चोटी है और मेवाड़ खंड की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे बड़ा प्रश्न है ये, मेवाड़ खंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो मेवाड़ खंड की जरगा हो गया। उसके नीचे एक पहाड़ी है जिसका नाम है रागा, जिसका नाम है रागा। तो जरगा और रागा ये हो गई आपकी रागा पहाड़ी। तो जरगा और रागा पहाड़ी हो गई। अब इसके बीच में आप जब स्पेस देख रहे हैं दोस्तों, ये जो स्पेस है इसको कहते हैं देशहरो, इसका नाम है देशहरो। ये जो भाग है ये मैदानी प्रदेश है, ये मैदानी भाग है। तो जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में जो मैदानी भाग है उसको क्या नाम दिया है? देशहरो। सीधा सा क्वेश्चन है, देशहरो है वो देश उदयपुर में है, किससे संबंधित? मैदानी प्रदेश है। अब आपने एक चीज नोट और करनी होगी, ये जो आपका देशहरो है और आपकी ये जो गिरवा पहाड़ियां है इसके बीच में भी स्पेस है। दोस्तों इस स्पेस को जिस नाम से बोला जाता है वो नाम है फुलवारी की नाड़, फुलवारी की नाड़। ये है फुलवारी की नाड़। बहुत से बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और हमें ये पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने ये समझा कि उदयपुर शहर की चारों तरफ जो फैली हुई पहाड़ियां हैं जो तस्तरी नुमा करते हुए फैली हैं उनको कहते हैं गिरवा पहाड़ी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, गिरवा पहाड़ियों के पश्चिम में 2 पहाड़ियां हैं, एक का नाम है जरगा जो मेवाड़ खंड की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी है रागा जो कि जरगा के नीचे दक्षिण में स्थित है। इन दोनों के बीच में जो मैदानी प्रदेश है, जो खाली क्षेत्र है, उसका नाम दिया गया है देशहरो। उसके बाद देशहरो और जो गिरवा पहाड़ियां हैं उनके बीच में जो जगह है उसको कहते हैं फुलवारी की नाल। अब कई लोगों में क्वेश्चन होता है सर नाल क्या होता है? तो दोस्तों देखो दर्रा सुना होगा आप लोगों ने, आपने सुना होगा पास, इंग्लिश में इसको पास कहते हैं, और हिमाचल उत्तराखंड वहां पे इसको ला कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बारालाचा, तो वहां पे ला वर्ड है दर्रे के लिए होता है। और अपने राजस्थान में दर्रा जो होता है जो 2 पर्वतों के मध्य में आने जाने का रास्ता होता है उसको कहते हैं दर्रा, और राजस्थानी भाषा में उसको कहते हैं नाड़। उसको क्या बोला जाता है? नाड़। तो ये जो जगह है इसको कहा जाता है फुलवारी की नाड़। तो दोस्तों ये आप लोगों को छोटी सी बात थी जो हमें समझनी है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। दोस्तों ये सिरोही है और सिरोही के अंदर और आपका उदयपुर जो है उसके अंदर एक पठार फैला हुआ है। ये जो पठार है इस पठार का जो नाम है वो नाम है भूमट का पठार। ये है भूमट का पठार। देखो दोस्तों किस किस में फैला हुआ है? ये सिरोही में है, सिरोही प्लस उदयपुर में। कौन सा पठार है? भूमट का पठार। आगे बात करते हैं। अब जो एक पठार आता है जिसका नाम है भोराट का पठार। तो दोस्तों ये उदयपुर शहर, ये राजसमंद है। उदयपुर के और राजसमंद के बीच में देखो यहाँ पे आप लोग देखो नोट करो कि उदयपुर और राजसमंद में जो पठार फैला हुआ है इस पठार का नाम है भोराट का पठार, भोराट का पठार। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात करता हूँ भोराट के पठार की। ये है आपका भोराट का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है उसका नाम है भोराट का पठार। ये है आपका भोराट का पठार, भोराट का पठार। अब सर ये फैला कहाँ है? तो वो अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में कई एग्जामों में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ऊपर ये वाला जो भाग है इसका नाम है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की पहाड़ी। दोस्तों ये पठार है
और इस पठार को कई नदियों ने अपरदनित कर दिया है, इसको काट दिया है, इसका अपरदन कर दिया है। इस अपरदन के कारण इस पठारी भाग में कुछ पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। अब देखो ये भोराट का पठार हम पढ़ रहे हैं, इसका ऊपर वाला भाग है उसका नाम है कुंभलगढ़ की पहाड़ी। इसके नीचे वाला जो भाग है ये आप लोग देख रहे होंगे, इसका नाम है आपका गोगुंदा की पहाड़ी। इसका नाम है गोगुंदा की पहाड़ी। तो कई बार एग्जामों में सीधा क्वेश्चन आता है कि कुंभलगढ़ की पहाड़ी से गोगुंदा की पहाड़ी तक फैली पठारी संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? भोराट का पठार कहते हैं। अभी सेकंड ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। अब सर ये तो ठीक है, दो पहाड़ियां हो गई। अब देखो यहाँ नीचे दूसरी जो पहाड़ी बनती है, इस पहाड़ी का नाम है बिजराल की पहाड़ी। बिजराल की पहाड़ी, तो इसको कहते हैं बिजराल पहाड़ी। उसके बाद में नीचे चलते हैं, यहाँ पे जो पहाड़ी है इस पहाड़ी का नाम है दिवेर पहाड़ी। दिवेर पहाड़ी। और इसके बाद में जो चौथा बनता है उसका नाम है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी। देखो दोस्तों, 4 और 1 5 पहाड़ियां आपके भोराट के पठार का भाग है। ये पठार है, बट नदियों ने इस पठारी संरचना का कटाव कर दिया है। कटाव करने के कारण ये पहाड़ियों में बट गया है। अभी मैंने जब शुरू किया तो मैंने बोला था कि भोराट का पठार राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है। ऊंचा नहीं है, बड़ा पठार है। बोला सर ठीक है। अब आज आपको एक प्रश्न और बताता हूं मैं। राजस्थान का जो भोराट का पठार है ये राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक पठार है। विभाजक पठार है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने बात भी करी है कि राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक पर्वत श्रेणी, जब क्वेश्चन आ जाए पर्वत श्रेणी का तो आंसर अरावली पर्वतमाला है। लेकिन यदि ऑप्शन आ जाए, और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आ जाए पठार का, कि राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक पठार क्या है, तो जल विभाजक पठार का आंसर क्वेश्चन आते ही आपको आंसर क्या देना है? भोराट का पठार देना है। ठीक है दोस्तों। सर क्यों? अब आपका प्रश्न हो सकता है सर क्यों, तो उसका कारण भी हम बता देते हैं। देखो दोस्तों, ये आप लोगों ने नोट कर लेनी है, इस बात को आप लोग नोट कर लेना। अब मैंने एक वर्ड काम में लिया है कि राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक पठार। क्यों कर कि यहाँ पे ये जो पठार है यहाँ से प्रमुख 4 नदियां निकलती है जो कि पूर्व में निकलती है। तो अब देखो मैं आपको ये पूर्व में जो नदियां निकलती हैं इनके बारे में बताता हूँ। ये जो गोगुंदा की पहाड़ी है, अब ध्यान रखना है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है दोस्तों, ठीक है। और ये जो 4 पहाड़ियां हैं आपके सामने, ये राजसमंद में है दोस्तों, राजसमंद में। अब हमारे नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साहब भोराट का पठार कहाँ है, तो देखो यदि ऑप्शन में राजसमंद भी है और अलग से उदयपुर भी है तो आंसर तो राजसमंद होगा। क्यों? क्योंकि देखो आप 4 पहाड़ियां कहाँ पर है? राजसमंद में, लेकिन एक पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में है। अब देखना, इस गोगुंदा की पहाड़ी से जो नदी निकलती है ना, उसका नाम क्या है? आयड़ नदी। क्या नाम है? आयड़ नदी। एक। दूसरा, खमनोर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है ना, उसका नाम क्या है? बनास नदी। 2। उसके बाद में दिवेर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है ना, उसका नाम क्या है? कोठियारी नदी। क्या नाम है? कोठियारी नदी। और चौथा, जो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है उसका नाम क्या है? खारी नदी। अब एक पुस्तकालय का कोई एग्जाम हुआ था 2016-17 में, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि वो नदी जो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है किस अपवा तंत्र का भाग है। अब वो तो नदियों में पढ़ेंगे, वैसे कोई बात नहीं है, बट देखो वो बिजराल की पहाड़ी ये है और बिजराल की पहाड़ी से निकलती है खारी नदी, और खारी नदी जो सहायक है वो है बनास की, और बनास सहायक है चंबल की। चंबल जाती है यमुना में और यमुना जाती है गंगा में और गंगा उठती है बंगाल की खाड़ी में। तो खारी नदी किसका अपवातंत्र का भाग हुई? बंगाल की खाड़ी का अपवातंत्र का भाग हुई। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पठारी संरचना से जो नदियां निकल रही है उनका जो जल है वो सारा का सारा जल मिलकर बनास नदी के साथ मिलकर चंबल में गिरता है। तो इसलिए इस भोराट के पठार को राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक पठार कहते हैं।
तो सर इधर से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से उदयपुर में से एक नदी निकलती है पश्चिमी बनास। ठीक है, अब आगे बात हम लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा है कि सर हमारा जो बोराट का पठार हो लिया और भोमट का पठार, दोनों अलग अलग है। अब मैं बात करता हूं भाकर। देखो जो सिरोही है ना, इस सिरोही में तीव्र ढाल वाली, देखो मैंने एक वर्ड काम में लिया है यहाँ पे, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, जिनको सिरोही के अंदर भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं जो कहां पाई जाती हैं? सिरोही। अब इसमें सिरोही तो ऑप्शन ठीक है, बट एक बार एग्जाम में पूछ लिया पूर्वी सिरोही, पश्चिमी सिरोही, तो इसका आंसर होगा पूर्वी सिरोही। सिरोही के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर। अब इस भाकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। जालोर के अंदर, जो जालोर है, उस जालोर के अंदर, ये जालोर मान लेते हैं एक बार, इस जालोर में एक पर्वत है, एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है सुंधा माता पर्वत। सुंधा माता पर्वत। ओके दोस्तों, ये जो सुंधा माता पर्वत है, इस पर्वत पर जो चोटियां हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो भी 3 भागों में बटी हुई है। जैसे इसका नाम है जसराणा, जसराणा, जसराणा भाकर। इसका नाम है रोजा भाकर। इसका नाम है झाड़ोल भाकर। अब देखो भाकर वर्ड आया, भाकर पहाड़ियां कहां पाई जाती है? पूर्वी सिरोही में। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन भाकर के साथ आपने एक बात और सीखी कि सर सिरोही में उन पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है जो तीव्र ढाल वाली होती है। अब ये जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां होती है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बनता है हमारा, जो पिछली बार जहां तक मुझे याद है पटवारी के एग्जाम में आया था, प्री एग्जाम जो लगा था उसमें पूछा गया था। तो ये जसराणा भाकर, रोजा भाकर और झाड़ोल भाकर, ये देखो कहाँ है? जालोर में। किसका है? सुंधा माता पर्वत का। तो ये जो पर्वत है, ये पर्वत के जो 3 पार्ट हैं वो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अब मैं जहां तक समझूंगा आप लोगों को भाकर भी कंप्लीट हो लिया है। तो देखो आपने बोराट पढ़ा, भोमट पढ़ा और भाकर पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब आगे जो हमारा चलता है, तो यहां से ये पाली है, ये राजसमंद है और ये आपका उदयपुर है। इन तीनों जिलों में जो पठारी संरचना है, इन तीनों जिलों में जो पठारी संरचना है, तो देखो तीनों जिलों में कौन कौन से आपने लिखा? पहला पाली, दूसरा राजसमंद और तीसरा उदयपुर। इन तीनों जिलों में जो पठारी संरचना है उसका एक नाम है और वो नाम है मगरा। वो नाम है मगरा। तो ये जो मगरा है, ये मगरा जो कहा जाता है, ये इन तीनों जिलों में फैले पठारी संरचना को कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो अब मैंने आप लोगों को ये छोटी छोटी जो बातें आप लोगों को ये बना के बताई हैं, वो आप लोगों को समझनी है। अब बात आती है, जैसे मैंने सर इधर चित्तौड़ भी लिखा है, तो चित्तौड़ में एक पठार है जिसका नाम है मेसा का पठार। मेसा का पठार। अब मैं इसको अलग से आपसे बताता हूँ, अलग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। देखो अब मैं लिख रहा हूँ मेसा का पठार, मेसा का पठार, और मेसा का पठार कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़। अब ये जो मेसा वर्ड है ना, आपको समझ जाना है कि जो मेसा का नाम है, 2 नदियों के बीच में जब एक पठारी संरचना है और एक तरफ दूसरी नदी बह रही है, एक तरफ इधर से दूसरी नदी बह रही है, और बीच में जो पठारी संरचना होती है उसका नाम मेसा होता है। उसका नाम क्या होता है? मेसा। इसलिए यहां पे नदी बहती है आयट और इधर नदी बहती है गंभीरी। गंभीरी, इन दोनों नदियों के बीच में जो पठार है या जो बचा है उसका नाम है मेसा, और इसलिए चित्तौड़गढ़ में जो पठार फैला है उसका नाम है मेसा का पठार।
ओके दोस्तों, तो मेसा का पठार, और एक हाथों हाथ एक याद और कर लेना, मानदेशरा का पठार। मानदेशरा का पठार ये भी कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ओके, अब हम लोगों ने ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमने सीखी। अब ये उदयपुर शहर है, इस उदयपुर शहर के इस ओर पूर्व की ओर, देखो पश्चिम की ओर तो जरगा पड़ी और रागा पड़ी, और पूर्व की ओर एक पठार फैला हुआ है, और उस पठार का नाम है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। और ये जो लसाड़िया का पठार है वो कहां है? उदयपुर में है, जो कि जो कि गिरवा पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों ये जो बातें हैं ये आप लोगों की अरावली के ही पार्ट है, लेकिन नदियों के अपर्दन कई बार कई अवक्षय क्रियाओं के द्वारा इनको धीरे धीरे इनका अपर्दन हो रहा है, कटाव हो रहा है, अवक्षय हो रहा है, इसलिए अब ये धीरे धीरे अवशिष्ट रूप में बचे हुए हैं। इसलिए अरावली के बारे में आप पढ़ते हो कि अरावली पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट प्रकार की है। कैसे प्रकार की है? अवशिष्ट प्रकार की है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो अरावली का पार्ट पढ़ा है, ये हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर हमने अरावली की जो बातें करी हैं, ये अरावली की बातें करी, और उसमें हमने अब पढ़ा मेवाड़ खंड। अब एक खंड और बचता है, अब एक खंड और बचता है, और उसका नाम है आबू खंड। आबू खंड। दोस्तों नॉर्मली आप क्वेश्चन पढ़ते आए हो आज तक कि साहब अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक बड़ी चौड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। सर्वाधिक ऊंची कहाँ है? बोले सर आपके सिरोही में है। बोला सर्वाधिक न्यूनतम फैलाव कहाँ है? बोला सर अजमेर में। न्यूनतम ऊंचाई कहाँ है? बोले सर जयपुर में है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं, फैक्ट होता है, आप तीसरी क्लास के बच्चे को बता दो कि याद कर लेगा। पर अब छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये जो आबू खंड है ये सर्वाधिक ऊंचा है, तो क्वेश्चन आ जाए कि अरावली पर्वतमाला का सबसे चौड़ा खंड कौन सा है? तो देखो ये हमने अभी पढ़ा है, और उस खंड का नाम क्या है? मेवाड़ खंड। क्या नाम है? मेवाड़ खंड। ये अरावली पर्वतमाला का सबसे चौड़ा खंड है। तो सर सबसे ऊंचा कौन सा है? आबू खंड। अब आबू खंड जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आबू खंड। अब इस आबू खंड में देखो, ये जो आबू खंड है इसमें चार आप लोगों को मुख्यतः पहाड़ी पढ़नी है। देखो यहाँ पे है पहला अचलगढ़, उसके बाद में है दिलवाड़ा, उसके बाद में है शेर, और उसके बाद में है गुरु शिखर। ओके, ये आबू खंड में है, और यहाँ आबू खंड में चार ऊंची चोटियां हैं, चार ऊंचे पर्वत हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पहले आते थे कि राजस्थान की प्रमुख 5 चोटियां कौन सी है, तो 5 चोटियों में आप लोगों के लिए 4 तो ये है, और एक आप याद करिएगा आप लोगों का जिसका नाम था जरगा। देखो गुरु शिखर आपका 1722। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसका नाम है 1557 है, इसका है 1442। देखो एक दोस्त, कई दोस्त होते हैं अपने, वो कहते हैं कि नहीं साहब गुरु शिखर तो हमने ये पढ़ा है, 1727 पढ़ा है। दोस्तों 1727 क्या हुआ, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, उसमें 1722 ऑप्शन नहीं था और एक 1727 था। अब 1727 ऑप्शन दे दिया, 1580 दे दिया, 1380 दे दिया, ऐसे क्वेश्चन आ गए। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त आंसर कौन सा होगा? अब सर्वाधिक उपयुक्त तो इसके पास में तो यही है, तो एग्जाम में क्या कर लिया गया, 1727 मान लिया गया। तो फिर क्या हुआ, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर 1727 माना गया, किताबों में छपने लग गया 1727। नहीं, हमारे को जो ऊंचाई पढ़नी है वो केवल 1722 ही पढ़नी है। ओके, अब बात आती है आपके गुरु शिखर की। देखो जो गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है और अचलगढ़ है। गुरु शिखर को आपको सबको पता है, क्या नाम से बोलते हैं? संतों का शिखर। संतों का शिखर किसने कहा था? घोड़े वाले बाबा ने कहा था। घोड़े वाला बाबा।
अब घोड़े वाला बाबा कौन है? राजस्थान का इतिहासकार है। घोड़े वाला बाबा कौन है? राजस्थान का इतिहासकार। राजस्थान का इतिहासकार। और राजस्थान का इतिहासकार कौन है? आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहे कि सर इसका जो इतिहासकार होगा ये होगा। मैं आपकी कमेंट बाद में चेक करूंगा। तो यहाँ पे राजस्थान का जो इतिहासकार है वो आप सबको पता है, कर्नल जेम्स टॉड। तो वैसे मैं यहाँ पे भी लिख सकता था इसको, लेकिन ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बताए गए हैं। अब साहब हमारे को आबूखंड में ये बात याद रखनी है कि ये 4 चोटियां हैं और हमारे सामने ये हमारी इसकी ऊंचाई है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब हमारी जो अरावली है इसका मोटा मोटा स्वरूप हम लोगों ने पढ़ लिया है। दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं और हमारा जो अरावली का पार्ट है उस पार्ट के आगे जो नेक्स्ट जो पार्ट आता है ये हमने अरावली पढ़ ली है। अब जो आता है उसका नाम है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। दोस्तों इस पूर्वी राजस्थान को मैं 2 तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आराम से आप लोग पढ़िएगा। पहला आपने लिखा है पूर्वी राजस्थान। इस पूर्वी राजस्थान को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से? एक तो है मैदान, पूर्वी मैदान, और दूसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ओके, पहले इसको एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके बाद में उसको आप लोग एक डायग्राम से सीखते हैं। पूर्वी जो मैदान है, इस पूर्वी मैदान को फिर से हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। देखो ये बांटने, ये जो विभाजन कर रहे हैं ना, ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? वो पढ़ने के हिसाब से, अध्ययन की दृष्टि से है। अलग मिल सकते हैं, इसमें आपको एग्जाम में नहीं पूछता कि 3 भाग बांटे गए, 4 भाग बांटे गए, नहीं, वो अपने अध्ययन के लिए हैं। तो पूर्वी जो मैदान है उसमें एक आता है माही का मैदान, दूसरा आता है बनास बेसिन या बनास का मैदान, तीसरा जिसका नाम है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन। अब आप लोगों को एक बेसिन और मिल सकता है, बुक्स में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चंबल बेसिन। कौन सा? चंबल बेसिन। वो हम अलग से पढ़ेंगे, उसको यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ अध्ययन के लिए है। वो अपने अपने तरीके से अध्ययन होता है, कैसे भी इसको पढ़ सकते हैं। अब आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक का नाम है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, और दूसरे का जो नाम है वो है विंध्याचल कगारी भूमि। दोस्तों पूर्वी राजस्थान है, और जो पूर्वी राजस्थान है उसको 2 भागों में बांटा है। एक पूर्वी मैदानी प्रदेश और दूसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और उस पूर्वी मैदान को हमने 3 भागों में बांटा है, माही का मैदान, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। यहाँ पे आप लोग कई बुक्स में चंबल बेसिन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना अपना अध्ययन का तरीका होता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको 2 भागों में बांटा है, हाड़ौती का पठार और विंध्याचल कगारी। अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूर्वी मैदान की। पूर्वी मैदान, अब इसको आप लोग इस डायग्राम से, जो हमारे पास डायग्राम है उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। यह हमारी अरावली है और इस अरावली का पूर्वी भाग हमें पढ़ना है, और इस अरावली के इस पूर्वी भाग के अंदर हमें मैदानी प्रदेश पढ़ना है। अब इस मैदानी प्रदेश को पूर्वी मैदान, अब इस पूर्वी मैदान की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल आप पढ़ते हो 23.3% पढ़ते हो, 23% पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे जो जनसंख्या है टोटल राजस्थान की 39% है। अब ये छोटी सी बात, इसका जो ढाल है, अब इसका जो ढाल है वो अलग अलग होगा, अलग अलग बेसिन का अलग अलग ढाल होगा। हम उसकी बातें करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने नाम लिखा है माही बेसिन या माही का मैदान। शुरुआत करता हूं मैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक नदी है, मेहर झील से निकलती है, और यहाँ पे आपका खांदू गांव, मैं नदियों की बात नदियों में करूंगा, बट अभी आपको ये बस इतना ही पढ़ना है कि ये नदी कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। बस खांदू गांव से
बांसवाड़ा से प्रवेश करते हुए प्रतापगढ़ की सीमा को छूकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए ये गुजरात में चली जाती है। बस इतना याद रखना है। ओके, और अब ये जो नदी जा रही है वो 3 जिलों से संबंधित हुई। माही नदी 3 जिलों से संबंधित हुई, एक बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर और एक प्रतापगढ़ की सीमा को छू रही है। तो प्रतापगढ़ की सीमा छू रही है तो यहाँ पे प्रतापगढ़ भी आ गया, तो 3 जिले हो गए। अब देखो ये जो माही का मैदान है, अब यहाँ से आप लोगों को एक बात सीखनी है, माही का मैदान। अब पहली बात तो कहां पे है, 3 जिलों पे, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे मुख्य नदी कौन सी है, माही नदी है। अब इस प्रदेश को वागड़ प्रदेश कहते हैं। ध्यान देना, इस बात को, बहुत काम की चीज है, वागड़ प्रदेश। दोस्तों आप लोगों ने एक बांगर प्रदेश पढ़ा था जो शेखावाटी को कहते हैं, इसका नाम वागड़ प्रदेश है। और ये जो वागड़ प्रदेश है, ये वागड़ प्रदेश आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको कहा जाता है। क्यों सर? क्योंकि वहां पर एक बोली बोली जाती है और उस बोली का नाम है वागड़ी बोली। एक बोली है, देखो भाषा एक अलग चीज होती है और एक बोली एक अलग चीज होती है, उसमें भी उसके बाद उप बोलियां होती हैं। और बोली होती है ना, वो अपने परिक्षेत्र के अनुसार अकॉर्डिंग बदलती जाती है। अपने घर वाले भी कहते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि बोली है ना 30 कोस से बदल जाती है। और ज्योग्राफी भी इस बात को मानती है कि 20 और 22 किलोमीटर के बाद कुछ वर्ड जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, अब ये वागड़ी बोली के कारण इसको वागड़ प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब सुनो दोस्तों, इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। ये आपका इधर जो शहर है, यहाँ पे ये बांसवाड़ा शहर है और इधर जो शहर है उसका नाम डूंगरपुर शहर है। डूंगरपुर शहर और बांसवाड़ा शहर के बीच पहाड़ी युक्त मैदानी प्रदेश पाया जाता है। पहाड़ी युक्त मैदानी प्रदेश, इस वर्ड पे जाना है, पहाड़ी युक्त मैदानी प्रदेश पाया जाता है। ये आपका बांसवाड़ा है, ये आपका बांसवाड़ा है, ये आपका डूंगरपुर है। इन दोनों के बीच में पहाड़ी युक्त मैदानी प्रदेश पाया जाता है और इसका जो नाम है उसको कहते हैं मेवल, मेवल या मेवलिया, मेवल या मेवलिया, ये इसके नाम है। ओके दोस्तों, और एक वर्ड और आएगा, ध्यान रखना, देवल, देवल या देवलिया। प्रतापगढ़ का रियासतकालीन नाम है वो, ये देवल है, ये मेवल है। ओके, तो यहां पे इसका मेवल और मेवलिया होता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट आगे की बात करता हूं दोस्तों। आगे जब बढ़ते हैं, ये बांसवाड़ा है और यहां प्रतापगढ़ है, आपने अभी पढ़ा। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ तक फैले 56 नदी नालों या गांवों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान कहते हैं। बहुत सी एग्जामों में, बहुत सी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं। बांसवाड़ा जो शहर है, या सॉरी बांसवाड़ा जो जिला है जहां से शुरू होता है, यहां से लेकर प्रतापगढ़ तक फैली पठारी संरचना जो है, उस पठारी संरचना को कहा जाता है, सॉरी पठारी संरचना नहीं, नदी नाले, नदी नालों और गांवों के समूह को, नदी नाले व गांवों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। ओके दोस्तों, और बहुत सी एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो आपको याद रखना है। आगे बात करता हूं मैं, ये हो गया माही का मैदान या वागड़ प्रदेश, जो आपके 3 जिले इसमें शामिल है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का दक्षिणी हिस्सा। ओके, अब हम लोग यहाँ की मुख्य नदी आपको पता ही है, माही है, और इसकी बात, माही नदी की जो बातें हैं वो हम लोग माही नदी में करेंगे। अब उसके आगे आपकी जो एक नदी है और उस नदी का नाम है बनास, बनास नदी। अब ये आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि बनास जो नदी है वो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। और ये खमनोर की पहाड़ी से निकलकर, खमनोर की पहाड़ी कहाँ है आपको पता है, राजसमंद में है। राजसमंद आ गई, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, उसके बाद में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। हम बात करेंगे बनास में जब बनास की नदी पड़ेगी, लेकिन अभी हमें को ये ध्यान रखना है कि 6 जिलों में बहती है। खमनोर की पहाड़ी से ये नदी निकलकर जब
आपके राजसमंद में बहती है, आपके चित्तौड़ में बहती है और आपके भीलवाड़ा में जाती है। यहां तक इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो नाम है वो नाम है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान। उसके बाद अजमेर आता है। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इसका जो आसपास का क्षेत्र है उस प्रदेश को कहा जाता है टोंक मालपुरा का मैदान। टोंक मालपुरा का मैदान। तो देखो साहब, आपके बनास जो नदी है, इस बनास नदी के क्षेत्र को आपने दो भागों में बांट लिया है। नीचे वाला भाग राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, इसको कहा जाता है मेवाड़ का मैदान। और अजमेर, टोंक और आपका सवाई माधोपुर है, उसको कहा जाता है टोंक मालपुरा का मैदान। दोस्तों, अभी एक बात और सीखनी है। अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सर यहाँ से आयड़ निकल रही है, यहाँ से बनास निकल रही है, यहाँ से आपकी कोठियारी निकल रही है, यहाँ से खारी नदियाँ। अब दोस्तों, ये नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही है और जब पहाड़ी क्षेत्रों से आती है तो पर्वतों की पदस्थली जो होती है, उस पदस्थली में ये कंकड़ पत्थर फैला देती हैं। कंकड़ पत्थर फैला देती है और उस जो कंकड़ पत्थर फैल रहे हैं, उस प्रदेश का नाम है पिडमांट का मैदान। पिडमांट का मैदान। और ये जो पिडमांट का मैदान है ना, ये मुख्यतया राजसमंद में फैला है। राजसमंद में फैला है और जगह स्पेशल पूछ भी ले तो आपका उसका आंसर होगा देवमंद। उसका नाम होगा देवमंद। ये हमारा पिडमांट का मैदान है, जो कि पर्वत नदियों के द्वारा पर्वतों से लाए गए अवसाद को पर्वतों की पद स्थली में जमा कर दिया जाता है। और उस क्षेत्र में बहुत, क्योंकि यहाँ से 4 नदियां निकल रही हैं, तो ये तो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, वहां से बहुत बड़े क्षेत्र में कंकड़नुमा पथरीला क्षेत्र पाया जाता है और उसका नाम पिडमांट का मैदान है, जो मुख्यतः राजसमंद में फैला है, स्पेशली देवबंद में फैला है। ओके, अब हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान में देखो, यहाँ पे तो हमने छप्पर का मैदान पढ़ा था। अब यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है और इस चित्तौड़गढ़ से लेकर, ध्यान देना इस बात पे, इस चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा में एक बिजोलिया का पड़ा है, आपको याद होना चाहिए, बिजोलिया। बिजोलिया तो चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया तक एक उच्च पठारी भाग पाया जाता है। और उच्च पठारी प्रदेश को देखो, यहाँ पे मैं इसको जो ले रहा हूं, ये जो प्रदेश है, जो कि यहां से चित्तौड़ है, ये चित्तौड़गढ़ है और यहां पर बिजोलिया है, इनके बीच में जो प्रदेश है, ये वाला जो प्रदेश आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है माल। माल। दोस्तों, हमारे राजस्थान में एक होता है मरु, एक होता है माल और एक होता है मेरू। ये 3 वर्ड बहुत काम के हैं। मरु यानी मनुष्य, माल यानी पठार और मेरू यानी अरावली, पर्वतमाला, पर्वत। तो ये जो माल वर्ड लिया गया है, इस बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ तक फैले पठारी भाग को या माल प्रदेश को ऊपर माल का पठार कहते हैं। ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार कहते हैं। ओके। और इस बिजोलिया से टोंक का जो देवली है, उस तक फैले मैदान को देखो, ये पठार है और यहां बिजोलिया से टोंक, और टोंक में भी है देवली, टोंक में है देवली। तो ये जो देवली है और टोंक का जो क्षेत्र है, यहां तक एक मैदान फैला है। ये मैदान है, ये मैदान है दोस्तों। और ये जो मैदान है ना, इस मैदानी प्रदेश का जो नाम है उसको बोलते हैं खैराड़। खैराड़। अब ये मिला के हो गया चित्तौड़गढ़ से टोंक तक, इस क्षेत्र को दोनों को मिला के कहा जाता है माल खैराड़। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो ये कहलाता है माल खैराड़।
माल खैराड़। तो ये आपका बनास, जो बनास नदी है उसका जो मैदानी प्रदेश है उसकी संरचना होती है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान का जो ये वाला हिस्सा है इसमें हम लोगों ने अब तक बनास बेसिन पढ़ लिया है और माही बेसिन पढ़ लिया है। अब एक नदी और है जिसका नाम है बाणगंगा। और आपको इतना सा याद रखना है कि जो बाणगंगा नदी है, अब नदी कहां से निकलती है कहां को जाती है वो सारी बातें नदियों में पढ़ेंगे, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बाणगंगा नदी है ये राजस्थान के पूर्वी भाग में बहती है और इस भाग में इस मैदानी प्रदेश को उत्कल का मैदान कहते हैं। उत्कल का मैदान कहते हैं, उत्कल मैदान, ये हमारे को ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे ये गंगा मैदानी प्रदेश में माना जाता है, बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन, जो कि हम लोग जब जलवायु पढ़ेंगे अगली क्लास में वहां पे देखेंगे। अब जो हमारा टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों, हम इस टॉपिक की बात अगले टॉपिक में, अगली क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मैंने जो आपको पढ़ाया है, आपके आज मैं बहुत दिन बाद आपके यहाँ से क्लास लेके आया हूँ और जो मेरी ये क्लास है, इस क्लास में मैंने आपको शुरू में बताया कि नहीं आने का जो कारण है वो कुछ निजी कारण भी हैं, कुछ आपको पता है कि जॉब की वजह से थोड़ा सा भाई काउंसलिंग वगैरह में बहुत सा टाइम भी खराब हुआ है, इसलिए मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है उनको मैं धीरे धीरे आपको पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अपना जो चैनल है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो जो है उनको शेयर करो, लाइक करो, और जो साथी जिनको ज़रूरत है, मैं यूँ नहीं समझता कि जो बालक होते हैं जो पहली बार इस फील्ड में आ रहे हैं, कोचिंग के लिए आ रहे हैं, उन बच्चों को ये क्लास जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ जो उनको समझनी जरूरी होती है। बहुत से वीडियो भी आप लोगों को यूट्यूब वगैरह पे मिलेंगे, पर सर हम आपका ये जो वीडियो है ये क्यों देखें, उसका जो कारण है, मैं छोटा सा ही कारण बता रहा हूँ। जो पहली बार क्लास के लिए आता है उसको ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बिल्कुल सटीक तरीके से क्लियर हो जाती है, और बच्चा जब भी वो इन चीज़ों को पढ़ता है तो वो बिल्कुल साफ और तरीके से उसको समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।